हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आ गया हूँ, एक और बेहद ही ज़्यादा खौफनाक सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, आज से मैं आप सभी के लिए शुरू कर रहा हूँ पुश्तैनी कोठी नाम की एक बेहद ही रहस्यमयी और डरावनी कहानी। ये कहानी लिखी है रिहाना प्रवीण जी ने। इस कहानी को सुनने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आइए इस कहानी को शुरू से जानना शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए। और अगर आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे मेल एड्रेस के थ्रू मुझ तक अपनी स्टोरी पहुंचा सकते हो। अब बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। 11 जुलाई, जगह अंकलेश्वर, गुजरात। माँ, मेरी फाइल कहाँ रखी है? मुझे आज फिर देर हो जाएगी ऑफिस जाने में। कितनी बार कहा है कि मेरी सारी चीज़ें मेज पर रख दिया करो, लेकिन तुम हो कि। चिराग 25 साल का एक नौजवान रोज़ की तरह अपने ऑफिस का गुस्सा अपनी माँ पर उतार रहा था। चिराग अंकलेश्वर की एक ऑटोमोबाइल कंपनी में अकाउंटेंट था। अपने घर का इकलौता था वो। बचपन में ही बेचारे के पिता गुजर गए थे। कम उम्र में ही घर की जिम्मेदारी चिराग के कंधों पर आ गई थी। उसके घर में उसकी 2 छोटी बहन थी जो कि अपने भाई से बहुत प्यार करती थी और चुपचाप अपने भाई का गुस्सा बर्दाश्त कर लेती थी। करती भी क्यों नहीं, आखिर इकलौता भाई था। एक बहन की हाल ही में कर्ज पानी लेकर शादी हुई थी। तब से घर के हालात और तंग होते चले जा रहे हैं। अरे बेटा, तू ऑफिस से आते ही सब फैला देता है। मैं तो बस सब समेट कर एक जगह रख देती हूँ। तू क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। चिराग की माँ सुनीता बड़े प्यार से अपने बेटे को समझाती हैं। ठीक है माँ, चलो अब जल्दी से नाश्ता दो, मुझे देर हो रही है। अपनी नाक सिकुड़ते हुए चिराग बोला। हर रोज की तरह आज भी वो ऑफिस से घर आते समय दुर्गा माता के मंदिर में उनके दर्शन करके अपनी सारी परेशानियों को दूर होने की कामना करके घर की ओर वापस लौटा। घर लौटते ही वो बैठा ही था कि तभी उसके घर के फोन की घंटी बजी। और साहब, तुम तो हमें भूल ही गए। उधर से किसी बुजुर्ग आदमी की आवाज़ आई। चिराग को समझते हुए देर न लगी कि यह आवाज़ उसके सौतेले मामा की है। नहीं मामा, ऐसा नहीं है, वो मैं बस थोड़ा बिजी रह रहा था आजकल, इसलिए आपको फ़ोन नहीं कर पाया, चिराग ने दबी हुई आवाज़ में कहा। अरे इतना भी क्या बिजी कि किसी के पैसे लेकर ही भूल गए? कोठी का सौदा क्यों नहीं करते हो? मामा की आवाज़ में अब रौब था। अरे या तो मुझे फ़ोन दे। चिराग की माँ ने ज़बरदस्ती चिराग के हाथ से फ़ोन छीन लिया। चिराग के माथे की लकीरें सिकुड़ने लगी थी। वो अपनी माँ के चेहरे को देखकर समझ सकता था कि मामा उनसे हमेशा की तरह गुस्से से बात कर रहे होंगे। अपनी बहन की शादी के लिए और अपने घर की किस्त देने के लिए चिराग ने अपने मामा से 10 लाख रुपए उधार लिए थे, और वो भी ब्याज पर। छोटी बहन की पढ़ाई भी अभी अधूरी थी, वो ग्रेजुएशन कर रही थी। चारों तरफ से खर्चे भरपूर थे, लेकिन चिराग की आमदनी और खर्चों को पूरा नहीं कर पा रही थी, तो फिर वो उधार कैसे चुका पाता? माँ, मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तो पार्ट टाइम भी करने लगा हूँ, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मायूस चिराग अपनी माँ का हाथ पकड़कर उनसे कहता है, भैया आप परेशान ना होइए, मेरी ग्रेजुएशन पूरी होने दीजिए, फिर मुझे आगे की पढ़ाई नहीं करनी। मैं कोई छोटी मोटी जॉब देख लूँगी, उससे कुछ तो सहारा हो जाएगा। चिराग की छोटी बहन सुषमा ने कहा। लगता है ज़्यादा ही फिल्म देखने लगी है तू, बहुत डायलॉग मारती है आजकल। चिराग ने उसे डांटते हुए कहा। देख सुषमा, बस हमारा वक्त ख़राब है। जैसे ही सब कुछ ठीक होगा मैं तुझे डॉक्टर बनाऊंगा। सभी लोग खाना वाना खाकर अपने अपने बिस्तर पर चले गए, लेकिन चिराग की माँ सुनीता जी को नींद नहीं आ रही थी। न जाने वो किस चिंता में लीन थी। रात करीब 1 बजे सुनीता जी अपने बिस्तर से उठी और घर के स्टोर रूम में जाकर सब सामान इधर उधर करके कुछ ढूंढने लगी। सामान की खटपट से चिराग की आंखें खुली तो उसने पाया कि उसकी माँ स्टोर रूम में खड़ी सिसकियाँ लेते हुए रो रही है। सुनीता जी के हाथ में एक बड़ा सा फोटो फ्रेम था। उस फोटो फ्रेम में एक बहुत बड़ी कोठी, उसके आगे 4-5 लोग खड़े हुए थे। चिराग अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, माँ ये कौन है? सुनीता जी एकदम हड़बड़ा गई, जैसे उन्होंने चिराग के आने की उम्मीद ही ना की थी। अरे चिराग, तू सोया नहीं अभी तक? कल ऑफिस भी तो जाना तुझे, जा जल्दी सो जा।
फ़ोटो फ्रेम को साइड में रखते हुए सुनीता जी ने कहा, मैं तो सो जाऊंगा माँ, लेकिन तुम इतनी रात में स्टोर रूम में क्या कर रही हो? सफाई करनी थी तो सुबह का इंतज़ार कर ली होती, या फिर यहाँ कुछ ढूंढने आई थी? अरे नहीं बेटा, बस ऐसे ही। चल चल जाके सो जा। रात के 1 बजे माँ का स्टोर रूम में आना और सिसकियाँ लेते हुए रोना चिराग को खटक रहा था। वो समझ गया था कि कोई बात है जो कि उसकी माँ उसे बताना नहीं चाहती हैं। कुछ दिनों बाद जब चिराग अपने घर वापस लौटा तो घर में घुसते ही उसने सोफे पर अपने मामा को पाया, जो कि चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। आओ आओ बेटा आओ, मैंने सोचा कि तुम्हें तो फुर्सत है नहीं, मैं ही आ जाता हूँ मिलने। नहीं मामा जी, ऐसी बात नहीं थी, मैं आपके पैसों का ही जुगाड़ भी करने में लगा हुआ हूँ। अच्छा तो कितने पैसे हुए? मैं जल्दी सारे पैसे लौटा दूंगा, मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए। तुम 4 महीने से बेटा मुझे ऐसे ही टालते जा रहे हो। भांजे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पैसे लेकर भाग जाओगे। मामा की आवाज़ में अब थोड़ा गुस्सा था। मैं आपके पैसे लेकर कहाँ भाग जाऊँगा, मैं हूँ तो यहीं ना। चिराग एकदम खड़ा हुआ और इतना बोलकर अपने कमरे में चला गया। तेज़ आवाज़ में बात करता सुन सुनीता जी बाहर आ गई। अरे भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? खाना खाकर जाना। तुम जैसे चोरों के घर का खाना नहीं खाना मुझे। हराम का खाते हो और दूसरों को भी यही खिलाते हो, मामा बोले। यह सारी बातें चिराग अपने कमरे से सुन रहा था। वो गुस्से में आया और बोला, बहुत हो गया मामा, हमने आपसे पैसे उधार लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आएंगे और हमें उल्टा सीधा बोलकर चले जाएंगे। 3 लाख वापस कर चुका हूँ और धीरे धीरे बाकी के पैसे भी दे दूंगा। जब आपको हम पर यकीन नहीं था तो पहले ही मना कर देते ना, इतना मीठा क्यों बन रहे थे? मैं हूँ, मुझसे ले लो, ये भी तो मेरी बेटी है। तुम लोग बहुत परेशान थे, मामा बोले। हाँ, और अब आप कर रहे हो, चिराग ने गुस्से में कहा। ओहो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इतना ही परेशान हो तो अपनी वो कोठी बेच क्यों नहीं देते हो? करोड़ों की है, कुछ पैसे मुझे भी दे देना। किस कोठी की बात कर रहे हो आप? चिराग ने पूछा। चिराग की माँ सुनीता जी यह सारी बातें सुन रही थी और बीच में ही बोल पड़ी। अरे भाई साहब, कौन सी कोठी? हमारी कोई कोठी नहीं है, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, थोड़ा सब्र रखे। सब्र करते करते इतने दिन हो गए हैं, और तू कितने दिन तक उस कोठी के बारे में अपने बेटे से छुपा लेगी? अपने बेटे पर बोझ डाल रही है तू। उस कोठी को बेच बाच कर एक तरफ कर, तेरी दूसरी लड़कियों की शादी हो जाएगी और पढ़ाई भी हो जाएगी, खुद का बेटा तेरा बिजनेस कर लेगा। ये जो तुम परेशानी वाली ज़िंदगी से गुजर रही हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहते हुए मामा तुरंत उठकर वहाँ से चल दिए। मामा किस कोठी की बात कर रहे थे? मुझे तो उसके बारे में आज तक नहीं पता, चिराग ने अपनी माँ से पूछा। अरे ये तो पागल है, कुछ ही बकता है। चिराग की माँ ने बात को टाल दिया। माँ, मुझे जानना है, उस दिन मामा ने फ़ोन पर भी मुझे किसी कोठी की बात कही थी, और आप उस रात को एक फ़ोटो देख रही थी, उसमें भी एक कोठी थी। क्या वो कोठी हमारी है या हमारे किसी रिश्तेदार की? क्या वो कोठी सच में करोड़ों की है? अगर ऐसा है माँ तो मुझे बताओ ना। चिराग एक के बाद एक सवाल पूछता जा रहा था। तू हर बात में बहस क्यों करता है चिराग? सुनीता जी गुस्से में बोली। बहस ना करूँ तो क्या करूँ माँ, मैं अकेला क्या क्या कर लूँगा, मामा जी सुना के चले जाते हैं। चिराग बहुत ही परेशान था। मैं तेरी मुश्किल समझती हूँ बेटा, लेकिन वो कोठी इसका हल नहीं है। सुनीता जी के इतना कहने पर चिराग सोफे पर बैठकर मायूस हो जाता है। क्यों माँ, क्या कोई कानूनी मसला है? चिराग ने बड़ी मासूमियत से अपनी माँ से पूछा। सुनीता जी स्टोर रूम में गई और उसी फोटो को उठाकर लाई जिसे देखकर वो एक रात सिसकियाँ भर रही थी। यह कोठी नहीं, यह उन गांव वालों का प्यार था जो तेरे दादा को वहाँ के लोगों से मिला था, सुनीता जी ने कहा। मतलब? चिराग ने अपनी माँ की आंखों में देखते हुए पूछा। ये उस समय की कोठी है जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। पुराने समय में बचपन में ही शादियाँ कर दी जाती थी। मेरी शादी भी तेरे पिता मंजूनाथ से कर दी गई थी, लेकिन मेरा गौना नहीं हुआ था। उसी समय ये कोठी मीरनगरी गांव में बनी थी। मैं भी उसी गांव की थी, मॉलशेज घाट के एक छोटे से गांव मीरनगरी की। न जाने आज वो गांव वहाँ पर है भी या नहीं, सुनीता जी बोली। लेकिन आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आप गांव में रहती थी, चिराग ने पूछा। तेरे पिता ने मुझसे वादा लिया था कि मैं कभी भी तेरे सामने कोठी या उसके गांव का नाम भी ना लूं, लेकिन मैंने नहीं सोचा आज मुझे तेरे सामने उस कोठी का नाम भी लेना पड़ेगा। माँ, आप साफ साफ बताओ, कोठी का मसला क्या है? वो कोठी हमारी है सच में? चिराग ने बहुत उत्सुकता के साथ पूछा। हाँ लेकिन बेटा, चिराग ने अपनी माँ की बातों को काटते हुए बोला। तो बस बात ख़त्म, मैं उस कोठी को बेच दूंगा। उसके सारे कागज तो हमारे पास है ना, अगर नहीं भी हैं तो मेरा एक दोस्त है, सब काम करवा देगा वो, हम उस कोठी को बेच देंगे। नहीं चिराग,
हम उसे नहीं बेच सकते। क्यों? अरे आप फिक्र मत करो, किसी ने कब्जा किया हो या कागज़ की बात हो, मैं सब संभाल लूँगा। हम कल ही जाकर उस कोठी को देख कर आते हैं। चिराग अपनी एक धुन में बोला जा रहा था। वहाँ जाने की बात सुनकर सुनीता जी बौखला गई और चिराग को एक थप्पड़ मार दिया कस के। तो समझ नहीं आता, बच्चों की तरह एक ही बात के पीछे पड़ गया। जब मैंने मना कर दिया उस कोठी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो तू वहाँ जाने की जिद क्यों कर रहा है? अगर तुझे घर का बोझ इतना ही लग रहा है तो तू मत कर काम। सुषमा को किसी गरीब घर में ब्याह दूंगी और मैं किसी के घर में काम करके पेट पाल लूँगी। लेकिन तूने अगर वहाँ जाने की सोची भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब उस कोठी का नाम भी मेरे सामने मत लेना। सुनीता जी की इस तरह की बात से चिराग हैरान और मायूस होकर अपने कमरे में चला गया। लेकिन सुनीता जी एक माँ थी, वो अपने बच्चों के बारे में भला ही सोच रही थी। चिराग की समझ से बाहर था कि इस कोठी को लेकर माँ इतने गुस्से में क्यों है, उस कोठी को बेचने से क्यों मना कर रही थी, जबकि उस कोठी को बेचकर उनकी हालत एकदम सुधर जाती। ओ छोटू, 2 कप चाय लेकर आ, संदीप ने चाय वाले से कहा। संदीप और चिराग बहुत ही अच्छे दोस्त थे। संदीप का खुद का बिजनेस था, दोनों अक्सर ही चाय की टपरी पर साथ मिलते थे। काम अलग होने की वजह से दोनों की कभी कभार ही मुलाकात होती थी। क्या हुआ यार, किस सोच में डूबा है? संदीप ने चिराग का ध्यान हटाते हुए कहा। कुछ नहीं यार, बस थोड़ी परेशानी चल रही है घर में। मैं कुछ मदद करूँ तेरी? अरे नहीं नहीं, मैनेज कर लूँगा मैं, चिराग बोला और उठकर जाने ही लगा कि तभी संदीप ने उसे पीछे से रोका और कहा, चाय तो पीता जा। चिराग उस कोठी के बारे में सोच सोच कर परेशान था। संदीप उसकी परेशानी को जांचने की कोशिश कर रहा था। परेशानी क्या है वह बात, शायद मैं कुछ सलाह दे सकूं। यार तुझे तो पता है ना, मैंने अपनी बहन की शादी के लिए अपने मामा से कुछ पैसे उधार लिए थे। मैंने उनसे 6 महीने का समय मांगा था, लेकिन वो 4 महीने में शोर मचाने लगे। चिराग अपनी बात कह रहा था। अरे यार तुम मुझसे लेकर देते, बाद में मुझे आराम से दे देना, कोई जल्दी नहीं है। संदीप ने चिराग की बात को काटते हुए कहा, बात ये नहीं है यार, मामा मुझसे किसी कोठी के बारे में जिक्र कर रहे थे। अगर उसे बेच दिया जाए तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। मैंने अपनी माँ से उस कोठी के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। बस इतना ही बताया कि वो मालसेज घाट के मीर नगरी गाँव में थी। हाँ तो दिक्कत क्या है, कागज नहीं है या फिर कोई कानूनी मसला है? संदीप ने पूछा। यही तो मुझे भी नहीं पता। मैंने जैसे ही उस कोठी को देखने के लिए बोला, मेरी माँ मुझ पर बुरी तरीके से नाराज़ हो गई। समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या, लेकिन मुझे उस कोठी के बारे में जानना है। माँ ने बताया कि वो कोठी हमारी ही है। चिराग ने कहा, तो एक काम करते हैं, वहीं चलकर देखते हैं। अगर वो कोठी आज भी वहाँ होगी तो आसपास के लोग तो जानते ही होंगे। लेकिन माँ कह रही थी कि वो गांव आज है भी या नहीं इसका कुछ पता नहीं है। अरे यार यहाँ से बैठे बैठे क्या पता लगेगा। एक काम करते हैं, मेरी कार से दोनों वहीं चलेंगे, हम दोनों। लेकिन मालशेज घाट तो बहुत दूर है। अरे इतना भी दूर नहीं है। अगर वो कोठी तू बेच देगा तो तेरी लॉटरी लग जाएगी। एक काम करना, घर में अगर कोई भी कोठी का कागज़ हो तो ले चलना, क्योंकि हो सकता है उस कोठी पर किसी और ने कब्जा कर लिया हो, तो हम वो कागज़ दिखा और कोई कागज़ ना मिला तो? अरे तो क्या, वहाँ जाकर आसपास के लोगों से पूछेंगे तो वो तो ज़रूर बता देंगे कुछ ना कुछ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। हाँ मेरे पास एक फ़ोटो है जिसमें मेरे दादाजी उसके ठीक आगे खड़े हैं। अच्छा, लेकिन कोठी के आगे फ़ोटो खिंचवाने से यह साबित नहीं होगा कि वो तेरी है। लेकिन चलो फिर भी वो फ़ोटो ही ले लेना, शायद किसी काम आ जाए। हम 2 दिन बाद चलेंगे, संदीप ने कहा। चिराग इस बात से खुश था कि वो उस कोठी तक जाएगा, लेकिन उसे अपनी माँ की चिंता थी, क्योंकि उसकी माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो वहाँ पर जाए। उसने अपनी माँ से झूठ बोलकर जाने की सोची। उस दिन घर आते ही चिराग उस कोठी के कागज़ ढूंढने लगा। चिराग ये सब क्या है? तूने कमरे का क्या हाल कर दिया है? क्या ढूंढ रहा है? सुनीता जी अपने बेटे चिराग के लिए शाम की चाय लेकर आई थी। कुछ नहीं माँ, मैं बस अपने ऑफिस से कुछ कागज़ ढूंढ रहा हूँ, चिराग ने कहा। तो बेटा वो तो तू अपने कमरे में ढूंढना, मेरे कमरे में तेरे कागज़ क्या करेंगे? कहीं तू उस कोठी का कागज़ तो नहीं ढूंढने आया? सुनीता जी बोली। चिराग बुरी तरीके से घबरा गया। उसे एक पल लगा शायद उसकी माँ को उसके प्लान के बारे में पता लग गया है। अरे नहीं नहीं माँ, तुमने तो मना कर दिया ना कोठी के लिए, हम उसे बेच ही नहीं सकते, तब मैं क्या करूँगा उसका कागज़ का? ठीक है, लेकिन मैं बता दूँ उस कोठी का कागज़ इस घर में नहीं है। अच्छा तो फिर कहाँ पर है? चिराग ने एकदम झट से बोला। लेकिन सुनीता जी ने गुस्से भरी नज़रों से चिराग की ओर देखा, जिससे चिराग ने अपनी नज़र नीचे कर ली और चुपचाप चाय लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा।
अगले दिन चिराग अपना सामान पैक करने लगा। वो उस कोठी तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित था। बार बार वो उसी फोटो को देखता जिसे आज तक उसकी माँ ने छुपा कर रखा था। मीर नगरी जाने के नाम से चिराग की तो जैसे नींद ही गुम हो गई थी। चिराग के सामान पैक करने पर सुनीता जी को कुछ शक हुआ तो वो पूछने लगी, कहाँ जा रहे हो बेटा, सामान क्यों पैक कर रहे हो? माँ, मेरा ऑफिस 4 दिन के लिए टूर पर जा रहा है। लेकिन तूने तो मुझे नहीं बताया कि तू 4 दिन के लिए कहीं जा रहा है। मैं बस सामान पैक करके तुम्हें बताने ही वाला था, इतने में तुम मेरे पास आ गई। चिराग ने मुस्कुराकर कहा, तू सच में टूर पर जा रहा है ना? और कहाँ जा रहा है तेरा टूर? सुनीता जी ने शक भरी नज़रों से चिराग से पूछा। मांडवी बीच, चिराग ने बड़ी होशियारी के साथ जवाब दिया ताकि उसकी माँ को बिल्कुल भी शक न हो कि वो कहाँ जा रहा है। सच कह रहा है ना बेटा तू? सुनीता जी को डर था कि कहीं यह कोठी देखने ना पहुँच जाए। माँ देखो, तुम अब ज़बरदस्ती मेरा मूड ख़राब कर रही हो। एक तो वैसे ही मैं इतना काम करके परेशान रहता हूँ, अगर 4 दिन ऑफिस के दोस्तों के साथ घूम लूँगा तो उसमें भी तुम शक कर रही हो। चिराग ने नाराज़गी जताते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, बस मैं नहीं चाहती कि तू उस कोठी की तरफ जाए, वहाँ तेरी जान को खतरा है। सुनीता जी ने कहा, जान को खतरा? चिराग ने आश्चर्य से पूछा। हाँ बेटा, वो कोठी तंत्र मंत्र से बंधी हुई है, वहाँ किसी इंसान का जाना असंभव है। जो भी जाएगा वो वहाँ से वापस नहीं आ सकता। ये क्या फालतू बकवास है माँ? बकवास नहीं बेटा, जो बोल रही हूँ वही सच है। वो इंसानों की कोठी नहीं रही, वहाँ अब अजीब शक्तियों का वास है। और मैं भला उसके बारे में क्यों बात करने लगी? सुनीता जी बोली। माँ, आप यही करती हो, आधी अधूरी बात बताकर मेरे मन में हलचल पैदा कर दोगी। चिराग ने नाराज़गी जताते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो कोठी भले ही हमारी थी, लेकिन उस कोठी में अब कोई नहीं रहता। वो कोठी हमेशा बंद पड़ी रहती है। अगर किसी जगह 40 दिन से अधिक रोशनी ना जाए तो वहाँ शैतानी शक्तियों का वास हो जाता है। ऐसा ही उस कोठी के साथ हुआ। अच्छा, ऐसा भी होता है? चिराग इस बात से खुश था कि माँ ने किसी और के उस कोठी में रहने की बात नहीं की थी, बस भूतों की बात की। और चिराग भूत पिशाच में यकीन करता नहीं था। अगले दिन संदीप का फ़ोन चिराग के पास आया और उसने कहा, यार मेरा जाना तो नामुमकिन है, मुझे किसी काम से दिल्ली जाना पड़ रहा है। एक काम कर, तू मेरी कार ले जा। यार तू क्या कह रहा संदीप, मैं अकेले कैसे जाऊंगा इतनी दूर? यार प्लीज़ समझ, तू मेरी कार ले जा या फिर किसी और दूसरे दोस्त से पूछ ले, वो तेरे साथ चला जाएगा। यार ये तो धोखा हुआ। धोखा क्या यार, तू मेरी गाड़ी 4 दिन तो क्या 1 हफ्ते के लिए ले जा, संदीप बोला। गुस्से में चिराग ने फ़ोन रख दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। एक और कर्ज का बोझ था, वह कोठी बेचना चाहता था। दूसरी ओर वो अपनी माँ से कह चुका था कि वह टूर पर जा रहा है। बहुत सोचने के बाद उसने अकेले ही जाने का फैसला किया। तूने खाने पीने का सामान रख लिया ना चिराग? सुनीता जी की माँ बोली। हाँ माँ, सब कुछ रख लिया है। चिराग घर से निकलने के लिए रेडी हुआ। उसके पास बस एक सूटकेस और एक छोटा सा बैग था। ये ले बेटा, थोड़े फालतू पैसे रख ले। सुनीता जी ने चिराग को कुछ पैसे देते हुए कहा। अरे माँ, मेरे पास पैसे हैं। हाँ बेटा, लेकिन दोस्त यारों में ज़्यादा खर्च हो जाते हैं ना, अच्छे से घूम लेना, सुनीता जी बोली। अपनी माँ का इस तरह प्यार देखकर चिराग का दिल पसीज गया। वो दिल ही दिल दुखी हो रहा था कि वो अपनी माँ से झूठ बोलकर कोठी पर जा रहा है, लेकिन उसके मन में एक सकारात्मक सोच थी कि जब वो उस कोठी को बेच देगा तो उसके घर की सारी परेशानियां मिट जाएंगी। उसने अपनी माँ से विदा ली और संदीप के घर जाकर उसने कार ले ली। संदीप ने अपने घर में पहले ही बोल दिया था, इसलिए किसी ने कुछ पूछा नहीं और चिराग को कार दे दी। सुबह के 8 बजे वो निकल गया था। आसमान में आज कुछ बादल थे। उसने नेशनल हाईवे 48 से सूरत जाने का फैसला किया। रास्ते भर वो उस कोठी की कल्पना कर रहा था। आज वो कैसी दिखती होगी, कौन रहता होगा, क्या सच में वहाँ पर भूतों का डेरा है? कोठी बेचने के बाद क्या क्या करेगा वो? यही सब सोचते सोचते लगभग 1.5 घंटे में वो सूरत पहुँच गया। सूरत पहुँचकर उसने वहाँ के स्थानीय लोगों से मालसेज घाट के लिए दिशा निर्देश पता किए। सूरत से निकलकर थोड़ी देर चलते ही अचानक से एकदम तेज़ बारिश होने लगी। सूरत से मालसेज घाट लगभग 60 घंटे का रास्ता था। 7 घंटे कार का सफ़र करना, और वो भी खुद ड्राइव करके, चिराग के लिए आसान नहीं था। लेकिन उसके दिमाग में कोठी बस गई थी। चिराग को गाड़ी चलाते हुए 3 घंटे हो चुके थे और वो बेजलपुर के पोस्ट ऑफिस तक पहुंच गया था।
थोड़ा आगे जाकर उसने अपनी कार रोकी। यहाँ बारिश कुछ हल्की थी, आसमान में बादल थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उसने कार रोककर अपने बैग से एक बिस्किट का पैकेट निकाला। वो पहला बिस्कुट अपने मुंह में डालने जा ही रहा था कि अचानक एक बूढ़ी अजीब वेशभूषा वाली औरत उसकी कार के शीशे को बजाने लगी। अचानक इस तरह के बर्ताव से चिराग घबरा गया और उसके हाथ से बिस्किट छूटकर नीचे गिर गया। चिराग ने उस औरत की परेशानी जानने के लिए गाड़ी का शीशा नीचे ही किया था कि तभी उस औरत ने कार में रखे चिराग के फ़ोन को उठा लिया और वहाँ से रफू चक्कर हो गई। ये सब इतना जल्दी में हुआ कि चिराग को कुछ समझ में ही नहीं आया। वो जल्दी से कार से निकला और औरत का पीछा करने लगा। वो चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन वो औरत रास्ते में कहीं गायब हो गई थी। चिराग की आवाज़ सुनकर एक दो लोग चिराग के पास आए। चिराग ने उन लोगों को उस बूढ़ी औरत के बारे में बताया तो वो लोग कहने लगे, हाँ, यहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है और यहाँ से आने जाने वाले अनजान लोगों को अपना शिकार बना लेती है। उन लोगों ने चिराग को ये भी बताया कि अब तो उसका फ़ोन मुश्किल ही मिल पाएगा। अब तक तो वो बूढ़ी न जाने कितनी आगे निकल चुकी होगी। इस घने जंगल में उसे ढूंढ पाना नामुमकिन है। वो औरत अलग अलग वेशभूषा बनाकर लोगों को अपना शिकार बनाती है। चिराग ने वहाँ खड़े लोगों से पुलिस स्टेशन के बारे में जानकारी ली। उन लोगों ने चिराग को बताया कि यहाँ से स्टेशन काफ़ी दूर है, लगभग 1 घंटे के रास्ते पर, और पुलिस भी नाकाम है उस औरत को पकड़ने में। यहाँ ये आपके साथ पहली बार नहीं हुआ है, अनजान लोगों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। इन बातों से चिराग मायूस हो गया, लेकिन अब वो करता भी क्या। उसे रात होने से पहले ही मालतेज घाट तक पहुंचना था। ये सोचकर अपने फ़ोन की परवाह किए बिना ही वो आगे निकल गया। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक पीसीओ दिखा, जिससे उससे अपनी माँ को फ़ोन करके बताया कि वो मांडवी पहुंच गया है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ उसे फ़ोन ज़रूर करेगी और जब उसकी माँ की बात नहीं हो पाएगी उससे तो वो बहुत परेशान हो जाएगी। इसलिए उसने झूठ बोलने का फ़ैसला किया। चिराग ने अपनी कार की स्पीड तेज़ कर दी थी। शाम के लगभग 3-4 बजे का समय रहा होगा। रास्ते के दोनों ओर दूर दूर तक खेत थे। आसमान अब बिल्कुल साफ दिख रहा था। रास्ता ज़्यादा चौड़ा नहीं था, लेकिन पूरी तरीके से खाली था। चिराग की गाड़ी वाड़ा मनोर रोड पर चल रही थी। तभी उसे दिखाई दिया कि एक जवान लड़की को कुछ लोगों ने घेर रखा है। चिराग ने अपनी कार धीमी कर दी और देखने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है। उस लड़की और उन आदमियों को देखकर लग रहा था जैसे वो आदमी उस लड़की के साथ बहस कर रहे हैं। पहले तो चिराग ने सोचा कि उसे इस मामले से दूर रहना चाहिए, लेकिन फिर उसके ज़मीर ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। चिराग उस लड़की से कुछ आगे निकल चुका था। उसने अपनी गाड़ी पीछे की और फिर अपनी गाड़ी से उतरा। चिराग को गाड़ी से उतरता देख उस लड़की के साथ खड़े लड़के चिराग को देखने लगे और वो चिराग को अनदेखा करते हुए उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगे। चल ले चल इसे, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे मंदिर में घुसने की। उनमें से एक आदमी बोला, जो देखने में पूरी तरीके से अफ्रीकन लग रहा था और वही उस लड़की के हाथ को पकड़कर धकेल रहा था। प्लीज़ छोड़ दो मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर लड़कियों का जाना मना है। वो लड़की अब रोने लगी थी। हल्का गुलाबी सूट, गोरा रंग, खुले सुनहरे बाल और मासूम सी आंखें। कोई भी उस लड़की को देखकर पिघल जाता, लेकिन न जाने कैसे ये राक्षस थे जो कि उसे परेशान कर रहे थे। चल कोई बात नहीं, तुझे नहीं पता था, हम इसके लिए तुझे माफ़ कर देंगे, लेकिन तू हमें खुश कर दे, फिर जहाँ मनो चली जाना। सिर्फ एक अन्य आदमी बोला, भगवान को खुश करने से कुछ नहीं होगा। अगर तू हमारे साथ नहीं गई तो हम तुझे गांव वालों के हवाले कर देंगे, फिर तो तेरा हमसे भी बुरा हाल कर देंगे। चिराग को समझते हुए देर नहीं लगी कि ये लोग उस लड़की के साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उनमें से एक लड़का चिराग को चुपचाप खड़ा देखकर बोला, क्या बे, कैसे देख रहा है? इस लड़की को देखकर तेरे मुंह में पानी आ रहा है क्या? वही पहला लड़का जो कि अफ्रीकन जैसा लग रहा था, उसके मुंह से इस तरह के शब्द सुनकर चिराग को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो अपने गुस्से को पी कर रह गया। उसने सोचा इस समय समझदारी से काम लेने में भलाई है, क्योंकि ये 4-5 आदमी थे और चिराग अकेला। मुझे आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। क्या बात करनी है बे तुझे? यहीं बोल, हमें धमका रहा है तू? उनमें से एक आदमी बोला और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हो, 1 मिनट यहाँ तो आओ, चिराग बोला। लेकिन उनमें से एक भी आदमी चिराग के पास नहीं आया। अरे बात तो सुन लो, ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास। मेरी कार के पीछे पीछे एक नेता की रैली आ रही थी, वो बस यहाँ पहुँचते ही होंगे।
अगर उन्होंने तुम्हें ये सब करते हुए देख लिया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे और ये लड़की यहाँ से भाग जाएगी, क्योंकि आसपास सिर्फ खाली मैदान ही है। चिराग के मुंह से ये बात सुनकर वो आदमी थोड़ा घबरा गया। उनमें से एक आदमी चिराग को साइड में ले गया। मुंह बंद करने के कितने पैसे लेगा? भाई, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो तुम उस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? ये बात सुनकर वो आदमी गुस्से से चिराग को देखने लगा और बोला, बकवास मत कर, वरना तेरा गला काट कर तुझे यहीं फेंक दूंगा। चिराग उसकी ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे भाई साहब, आपके ही काम की बात कर रहा हूँ तो नाराज़ क्यों हो रहे हो? आप इस तरह से लड़की के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे तो बात तो ख़राब होगी। मैं बहुत बढ़िया ड्रग अपनी कार में लेकर जा रहा हूँ। मेरे हिसाब से इस लड़की को मेरे कार में डाल लेते हैं, वो ड्रग्स से सुनाकर बेहोश कर देंगे। थोड़ा आगे जाकर मेरा फार्म हाउस है, कुछ दिन इसे वहाँ आराम से रखेंगे और जो करना हो कर लेना। वो आदमी हंसने लगा और कहने लगा, तूने मुझे बेवकूफ़ समझा क्या बे? मैं तेरी बात मान जाऊँगा। चिराग ने अपने दोनों कंधे उचकाते हुए कहा, तेरी मर्जी। इस लड़की को कौन छोड़ना चाहेगा? मन तो मेरा भी फिसल गया, इसलिए आपसे अकेले बात कर ली। मैं तो यही सोच रहा था कि इस लड़की से कह दूंगा कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, तुम चुपचाप जाकर मेरी कार में बैठ जाना। यह लड़की शायद मान जाती और चुपचाप जाकर मेरी कार में बैठ जाती, पीछे से तुम लोग आ जाते। चिराग का इतना कहना ही था कि ढोल बाजे के साथ साथ किसी नेता की रैली इनके बहुत करीब आ गई। अरे बाबूराम, जल्दी चल यहाँ से। उन आदमियों में से एक की आवाज़ आई, चल जा उस लड़की को अपनी कार में बिठा। वो आदमी चिराग से कहा। चिराग ने बिना देरी करते हुए उस लड़की से कहा, चलो जल्दी कार में चलो। वो लड़की गुस्से से चिराग को देख रही थी। चिराग ने लड़की का हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती उसे कार में बिठा दिया। फिर खुद कार को पीछे की तरफ घुमाकर उन आदमियों को आंख मारी और खुद कार में बैठ गया। कार के अंदर वो लड़की अपने हाथ पैर मार रही थी। चिराग उस लड़की को बार बार मना कर रहा था कि चिल्लाओ मत वरना गड़बड़ हो जाएगी। उधर वो आदमी समझ रहे थे कि चिराग की आंख मारने का मतलब है वो थोड़ा आगे जाकर आदमियों के लिए रुक जाएगा। लेकिन चिराग ने जब कार चलाना शुरू करा तो वो फुल स्पीड से आगे निकलता चला गया। उस लड़की ने भी यही सोचा था कि चिराग उनके साथ मिल गया है, लेकिन जब चिराग ने उन आदमियों के लिए कार नहीं रोकी तो उस लड़की ने भी चिल्लाना बंद कर दिया। तो क्या तुम उन आदमियों के साथ नहीं हो? तुम्हें क्या लग रहा था मैं सच में उनके साथ हूँ? चिराग जोर जोर से हंसते हुए बोला। तुम दोनों साइड में जाकर हंस हंस कर बात कर रहे थे, इससे साफ जाहिर था कि तुम दोनों में कुछ खिचड़ी पक रही है। वो लड़की बोली, हाँ मैंने वैसे उस आदमी से कहा तो यही था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये बस मेरी चाल थी, क्योंकि मैं डर गया था अगर मैं उनसे लड़ाई झगड़ा करता तो 5 थे और सब हट्टे कट्टे। मैं ठहरा दुबला पतला लड़का, उन्हें 5 मिनट भी नहीं लगते मेरा काम तमाम करने में, और तुम्हारे साथ जो होता सो होता। अरे प्लान तो मेरे पास दूसरा भी था, लेकिन मुझे तुम्हारा मामला समझते हुए कुछ देर नहीं लगी थी। अच्छा, लड़के इतने नासमझ भी होते हैं क्या? वो लड़की हंसकर बोली। चिराग भी इस बात पर हंस पड़ा और उस लड़की से बात करना शुरू कर दिया। पता नहीं, लेकिन तुमने अपना नाम नहीं बताया, और तुम इस रास्ते पर कर क्या रही थी? एक्चुअली मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ और मेरा नाम अर्चना है। मैं यहीं वाडा में रहती हूँ। वो लड़की बोली। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मतलब वही ना? चिराग कुछ सोचते हुए बोला और फिर चुप हो गया। मतलब जो असाधारण घटनाएं लोगों के आसपास घटती हैं, जिन्हें लोग भूत प्रेत के नाम से जानते हैं, मैं उनको जांच करती हूँ। मतलब भूत वगैरह को पकड़ती हो? नहीं, अरे नहीं, जैसे किसी इंसान को लगता है कि उसके घर में उसके अलावा कोई अदृश्य शक्ति है, जैसे कोई आत्मा, प्रेत या फिर कुछ और, तो मैं वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेट करती हूँ कि क्या सच में वहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति है या फिर ये सब उस इंसान का भ्रम मात्र है। अर्चना ने बोला। ओह, वैसे अर्चना तुम यहाँ पर कर क्या रही थी? चिराग ने पूछा। मुझे किसी मेरे जानने वाले ने बताया था कि यहाँ पर एक विट्ठल देव का मंदिर है और उस मंदिर में ऐसे राक्षसों का वास है जो कि लड़कियों को अंदर नहीं जाने देते। यदि कोई लड़की उस मंदिर में जाएगी तो मानसिक रूप से बीमार हो जाती है। अर्चना ने कहा। अच्छा, तो तुमने वहाँ पर क्या देखा? चिराग ने पूछा। देखना क्या, मुझे तो बात पहले से ही बेहुदा लगी थी। गांव के लोगों ने बताया कि इस मंदिर के गर्भगृह में लड़कियों का जाना मना है, लेकिन मैं रात के अंधेरे में उस मंदिर के गर्भगृह में गई और वहां जाकर मुझे किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का एहसास नहीं हुआ। लगभग आधे घंटे तक उस मंदिर को मैंने अच्छे से देखा, लेकिन वहां पर कुछ भी अजीब नहीं था।
मैंने सोचा कि सुबह तक उस मंदिर में रहूंगी और जब पुजारी यहाँ पूजा करने के लिए आएंगे तो मुझे सही सलामत देखकर मुझ पर गुस्सा तो ज़रूर करेंगे, लेकिन तब मैं उन्हें रात का वीडियो देख ये बात साबित कर दूंगी कि यहाँ पर किसी राक्षस का वास नहीं है। मैंने उस रात की अपनी पूरी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन पुजारी के आने से पहले ये 4-5 लोग वहाँ पर आ गए। मैंने इन लोगों को सारी बातें बताई कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। रात की वीडियोज़ भी मैंने उन आदमियों को दिखाई, लेकिन मैं उन लोगों की नीयत से वाकिफ़ नहीं थी। इन लोगों ने मुझसे कहा, ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आप कभी यहाँ से चलो, क्योंकि अगर पुजारी ने आपको देख लिया तो वो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा और उल्टा आपको दंड देगा। उन आदमियों की बात पर भरोसा करके मैं इनके साथ आई, क्योंकि पुजारी सच में बहुत गुस्से वाला इंसान था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये लोग इतना गलत निकलेंगे। इन लोगों ने मुझे खेतों में कहीं दूर ले जाकर एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर बंद कर दिया। मैं वहाँ चीखती चिल्लाती रही, लेकिन कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। जब ये लोग वापस आए तो इन लोगों ने मुझे मारना शुरू कर दिया। पहले तो मैं समझ नहीं पाई कि आखिर ये लोग मुझे मार क्यों रहे हैं, और फिर ये लोग मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगे। उनमें से एक आदमी बोला, तुझे गांव वालों ने समझाया था ना उस मंदिर में नहीं जाना, फिर क्यों नहीं बात मानी, सज़ा तो मिलेगी तेरे को। मैं जैसे तैसे वहाँ से भाग गई और मेन रोड तक आ पहुँची। मैंने सोचा किसी आती जाती गाड़ी से मदद ले लूँगी, लेकिन किसी ने भी गाड़ी नहीं रोकी और उसके बाद तुम आ गए। मैंने अपनी सूझबूझ से तुम्हें बचा लिया, चिराग ने कहा। चिराग की इस बात पर अर्चना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और फिर अर्चना ने चिराग से उसके बारे में पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। चिराग ने उसे अपनी पुश्तैनी कोठी के बारे में सारी बात बता दी। कोठी के बारे में जानकर अर्चना काफ़ी उत्साहित हुई और उसने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? मेरे साथ? तुम मेरे साथ क्यों चलोगी? क्या तुम अपने घर वापस नहीं जाना? चिराग ने कहा, घर तो जाना है, लेकिन तुम्हारी माँ ने उस कोठी में भूतों के रहने की बात कही थी। मैं बस वहाँ जाकर देखना चाहती हूँ क्या यह बात सच है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, हो सकता है उस कोठी के कागज़ों में कुछ गड़बड़ हो या फिर किसी और ने कब्जा कर लिया हो। शायद यही वजह रही होगी जो मेरी माँ ने उस कोठी को बेचने से मना किया, और जान का खतरा भी मुझे भूतों से नहीं, शायद इंसानों से हो, जैसे कोई गुंडे वगैरह। चिराग ने बेपरवाह होकर अर्चना के सवाल का उत्तर दिया। अच्छा, तो तुम्हारी यही सोच है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है ना? आज तक तो मुझे कभी किसी भूत प्रेत या फिर आत्मा दिखी नहीं, तो फिर मैं कैसे यकीन कर लूँ? अब मुझे ये बताओ, तुम्हें कहाँ छोड़ूँ? एक काम करना, मुझे कालू नदी से थोड़ा आगे उड़ाल दे, इन पर उतार देना। ये तो काफ़ी दूर है, तुम इतनी दूर कहाँ जा रही हो, जबकि तुम तो वाडा में रहती हो। हाँ, वाडा तो काफ़ी पीछे निकल चुका है, फ़िलहाल उड़ाल दो यहाँ से पास है और वहाँ मेरे मामा का घर है, 1-2 दिन में वहीं रुकूँगी। ठीक है, चिराग ने कहा। वाडा मनोर रोड को पार करते ही आसमान में काले बादल थे और बहुत ज़ोर से एकदम बारिश शुरू हो गई, जिस वजह से चिराग ने अपनी कार की स्पीड बहुत कम कर दी थी। शाम के 7 बजे का समय था। चिराग को कोठी तक पहुंचने की चिंता थी, लेकिन अर्चना रास्ते का भरपूर मजा ले रही थी। कार की खिड़की से बाहर हाथ निकालकर वो बारिश की बूंदों से खेल रही थी। तभी उन्हें एक चेक पोस्ट पर बहुत ट्रैफिक मिला और बारिश बहुत तेज़ थी। थोड़ी देर तो चिराग ने कार में बैठकर इंतज़ार किया, शायद थोड़ी देर में ट्रैफिक खुल जाए, लेकिन जब उसने देखा कि दूसरी ओर से गाड़ियाँ वापस लौट रही हैं तो उसे समझ नहीं आया कि आगे हुआ क्या है। वो गाड़ी से उतरा और आगे जाकर देखा तो आगे उसे पता लगा कि मूसलाधार बारिश की वजह से रोड बंद था। आगे छोटा पुल है जो कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और नीचे नदी पूरी तरीके से उफान पर है। आगे किसी इंसान को पैदल भी नहीं जाने दिया जा रहा। चिराग पूरा भीगता हुआ गुस्से में आकर वापस अपनी कार में बैठ गया। अर्चना ने जब चिराग के चेहरे पर गुस्सा देखा तो बोली, अरे इतने खूबसूरत मौसम में तुमने अपना चेहरा क्यों सड़ा लिया? इतना कहकर उसने बारिश की बूंदें चिराग के मुंह पर मार दी। यार तुम्हें मजाक सूझ रहा है क्या? शाम के 7:30 बज गए हैं, मुझे कोठी तक पहुंचना, अब कैसे जाऊंगा? आगे का रास्ता बंद है, पुल टूटा हुआ है और तुम्हें भी तुम्हारे मामा के घर तक पहुंचना था। यार तो उसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है, सड़ क्यों रहे हो? आज नहीं तो कल पहुंच जाओगे ना, अर्चना ने कहा। कैसे? ये पुल टूटा हुआ है, इसे आज रात में तुम जोड़ दोगी? अरे मैं क्यों जोड़ूंगी भाई, हम किसी दूसरे रास्ते से चलते हैं, अर्चना ने बड़ी सादगी के साथ कहा। मैं पूछ कर ही आ रहा हूँ, यहाँ से उड़ाल दे जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और कोठी जाने का रास्ता?
हाँ, वहाँ जाने का एक रास्ता है, लेकिन 3 गाँव को पार करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कोठी चलूँगी, ठीक? अर्चना ने खुश होते हुए कहा। वो कोठी मेरी है, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रही हो वहाँ जाने के लिए? वैसे पूरी रात लग जाएगी अब मीर नगरी पहुँचने के लिए। क्या तुम्हें तुम्हारे मामा के घर नहीं जाना? चिराग ने गुस्से में अपने हाथ कार की स्टीयरिंग पर मारा। चिराग को इस तरह मायूस देखकर अर्चना को बुरा लग रहा था, लेकिन वो करती भी क्या, सब तो किस्मत का ही खेल था। चिराग के कंधे पर उसने हाथ रखते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, अगर तुम मुझे लेकर जाने में कोई दिक्कत है तो मैं यहीं उतर जाती हूँ, तुम ठीक ठीक अपनी उस कोठी का काम निपटा लो। अर्चना उदास दिल से बोली। चिराग को लगा कि उसकी बातें अर्चना के दिल को ठेस पहुंचा गई हैं, इसलिए वो बोला, नहीं यार, ये वो बात नहीं है, मैं बस एक अनजान लड़की को सुनसान रास्ते पर ले जाते हुए डर रहा हूँ। रास्ता काफ़ी लंबा है, दिन का समय होता तो कोई बात नहीं थी, एक तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, और सबसे बड़ी बात, वापस लौटते हुए मुझे डर लग रहा है कहीं वो 5 आदमी मुझे वापस ना मिल जाए। चिराग ने हंसते हुए कहा। इस बात पर अर्चना ही मुस्कुरा दी। चिराग ने गाड़ी स्टार्ट की और वापस दूसरे रास्ते की ओर चल दिया। रात में बारिश के मौसम ने और भी ठंडक बढ़ा दी थी, उस पर से तेज तूफान। उन्होंने खिड़की के शीशे बंद कर दिए थे। अर्चना भी नींद की हालत में थी और चिराग भी काफी थक गया था। वो सुबह से ड्राइव कर रहा था। काफी देर ड्राइव करने के बाद लगभग 10 बजे के समय एक गांव गणेशपुर के पास वो दोनों पहुंच गए। उन्होंने वहां गणेशपुर का साइन बोर्ड देखा। उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि वो अपनी मंजिल की ओर पहला कदम बढ़ा गए हैं, लेकिन चिराग की किस्मत शायद बुरी ही चल रही थी। जमीन पर मिट्टी और कीचड़ होने की वजह से चिराग की कार डिसबैलेंस हो गई और सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा गई। कार के जोरदार झटके से अर्चना की नींद खुल गई और कार की लाइट्स जलने बुझने लगी। चिराग को भी एक जोरदार झटका लगा था। तुम ठीक हो ना? अर्चना ने चिराग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। चिराग के माथे पर हल्की सी चोट लगी थी। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें तो चोट नहीं आई ना? चिराग ने पूछा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अचानक हुआ क्या? कैसे ड्राइव कर रहे थे तुम? पता नहीं यार, कार अपने आप डिसबैलेंस हो गई और स्पीड से टकरा गई। आसमान पूरी तरीके से काले बादलों से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे सुबह होगी ही नहीं। बारिश बहुत ज़ोर से लगातार पड़ी जा रही थी। उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो रात के 10:30 बज रहे थे। यार, अब क्या करें? गाड़ी भी ख़राब हो गई। रात का समय है, कोई मैकेनिक भी आसपास नहीं मिलेगा। चिराग परेशान होता हुआ बोला। परेशान मत हो, भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे। कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। लेकिन यार, इस तरह कार के अंदर बैठने से कौन सा रास्ता निकलेगा? बाहर देखो कैसे बारिश हो रही है। इस बारिश में कोई इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। हम मदद लेंगे किससे? अर्चना उसकी इस बात पर शांत बैठी रही। उसने चिराग के रुमाल से ही चिराग के माथे की चोट को साफ किया। चिराग और अर्चना दोनों के पास ही उनके फ़ोन नहीं थे। अर्चना का फ़ोन और सामान उन पांचों ने छीन लिया था। ऐसे में वो किसी से फ़ोन करके मदद भी नहीं ले सकते थे। उनके पास एकमात्र रास्ता यही था कि वो कार से उतरकर गांव की ओर चल लें। आधे घंटे तक किसी आदमी को आता जाता ना देखकर चिराग ने फैसला किया कि वो और अर्चना गांव के अंदर निकल जाएंगे। जैसे ही दोनों ने बाहर निकलने के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला, गाड़ी अपने आप ऊपर की ओर उछलकर पलटी खा गई। एक बार फिर चिराग और अर्चना को जोरदार झटका लगा, जिसकी वजह से चिराग बेहोश हो गया और अर्चना जख्मी हो गई। अर्चना ने देखा कि चिराग के सिर से लगातार खून बह रहा है। अर्चना ने चिराग को जैसे तैसे करके गाड़ी से बाहर निकाला। बारिश बहुत जोर की हो रही थी। बारिश की मोटी बूंदें अर्चना पर किसी ईंट पत्थर की तरह पड़ रही थी। अर्चना चिराग को लेकर थोड़ा आगे भी पहुंची थी कि तभी उसे सामने से एक आदमी आता दिखाई पड़ा। एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी जिसने भगवा रंग के कपड़े पहने थे। वो अर्चना की ओर ही आ रहा था। अर्चना भी उस आदमी की प्रतीक्षा में एक जगह खड़ी हो गई। उस आदमी के आते ही अर्चना ने उससे मदद की गुहार लगाई। वो कोई सन्यासी था। उसने आते ही चिराग को अपने कंधे पर डाला और तेज तेज कदमों से एक पगडंडी पर चलने लगा। वो आदमी बहुत पतला और बूढ़ा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली भी था। धीरे धीरे वो पगडंडी खत्म हुई और एक और 2 रोशनियां दिखने लगीं। वो रोशनियां घरों में जलने वाले दीपकों की थी। चिराग का खून बारिश के पानी के साथ उस बूढ़े आदमी पर ही बहने लगा था। वो बूढ़ा आदमी घर से कुछ कदम पहले ही रुक गया और बोला, मैं अब आगे नहीं जा सकता, ये लो। उसने एक चमत्कार धातु का सिक्का देते हुए कहा, इसे रख लो। समय बहुत कठिन है,
तुम्हें साथ रहना है। इतना कहकर वो आदमी वापस लौटने के लिए मुड़ गया और अर्चना भी चिराग के हाथों को अपने कंधे में डालकर घर की ओर बढ़ने लगी। तभी उसने पीछे देखा कि वो आदमी पल भर में ही कहीं गायब हो गया था वहाँ से। कुछ कदम चलते ही वो पहले घर पर पहुंची। उसने चिराग को उस घर की चौखट पर लिटा दिया और जोर जोर से कुंडी पीटने लगी। उस घर से एक औरत निकल के आई और उसकी उम्र तकरीबन 35-40 साल रही होगी। अर्चना को जख्मी और भीगा हुआ देखकर वो औरत अर्चना का हाथ पकड़ के अंदर करने लगी तो अर्चना ने इशारे से चिराग की तरफ इशारा किया। चिराग के कंधे, सिर और सीने से लगातार खून बह रहा था। उस औरत ने अपने पति और बेटे को बुलाया। उन दोनों ने जल्दी से चिराग को उठाया और एक कमरे में लेकर गए उसे। अर्चना को उस औरत ने कपड़े बदलने के लिए कहा और फिर उसके जख्म पर दवा लगाई। अर्चना ने उस औरत को अपनी पूरी कहानी बताई कि आखिर वो लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे। तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है बेटा, वरना वो एक श्रापित पेड़ है, वहाँ कोई रात तो क्या दिन में भी नहीं जाता। वो औरत बोली। श्रापित कैसे? वो पेड़ एक विधवा औरत की ज़मीन पर है। कई सौ साल पहले किसी ने उसकी गांव की ज़मीन पर कब्जा करके पेड़ लगा के उस ज़मीन का घेराव कर लिया था और उस विधवा को उसी पेड़ के नीचे दफन कर दिया था। तब से यहाँ पर अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। दिन में अगर बच्चे वहाँ खेलने जाते तो पागल हो जाते। एक बार एक आदमी की लाश उस पेड़ के तने पर झूलती हुई मिली थी। बाद में पंडित जी ने उसे एक श्रापित पेड़ बताया और उस पेड़ के 1 किलोमीटर तक एक पहाड़ बना दिया। उस पहाड़ के चारों ओर अभिमंत्रित धागे लिपटे हैं, लेकिन हमें तो वो धागे नहीं दिखे, वरना शायद हम उस पेड़ तक ना पहुंचते। हाँ, हो सकता है तेज आंधी तूफान में वो बाढ़ हट गया हो। चलो तुम ठीक तो हो कम से कम। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन चिराग कैसा है? अर्चना ने इतना ही कहा था कि उस आदमी का पति वहाँ आया और उसने बताया कि वो ठीक है, अब सुबह तक उसे होश भी आ जाएगा। उस औरत ने अर्चना को खाना खिलाकर सोने के लिए कहा, लेकिन अर्चना चिराग को देखने के लिए चली गई। चिराग के शरीर के कई हिस्सों पर किसी प्रकार का लेप लगा हुआ था। अर्चना चिराग को देखकर रोने लगी। चलो बेटा सो जाओ, वो लड़का कल सुबह तक सही हो जाएगा। अर्चना रात भर बस करवटें बदलती रही। जैसे तैसे करके उसकी रात कट गई। सुबह होते ही वो चिराग को देखने के लिए उसके कमरे में गई और जाकर देखा तो चिराग उठा हुआ था और एक काढ़ा पी रहा था। चिराग को सही सलामत देखकर अर्चना चिराग के पास जाकर बैठ गई। चिराग की आंखों में चमक आ गई थी। बारिश आज भी लगातार हो रही थी। उन दोनों ने दोपहर का खाना खाया और फिर चिराग की पट्टी की गई। चिराग उसी कमरे की खिड़की से बाहर झांक रहा था और अपनी ही किसी सोच में डूबा हुआ था। क्या हुआ, उदास क्यों? अर्चना ने पूछा। कुछ नहीं यार, समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है मेरे साथ। कैसे जाऊंगा उस कोठी तक? तुम फिक्र क्यों करते हो? पहले तुम ठीक तो हो जाओ। और मुझे तो लगता है कि तुम्हारी किस्मत रोक रही है वहाँ जाने से तुम्हें। अर्चना बोली। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? तुम कह रही थी कि आज नहीं तो कल पहुँच जाएंगे, फिर ऐसी बातें क्यों करने लगी? जब तुम कार में बेहोश हो गए थे तब मैं तुम्हें अकेले ही लेकर आ रही थी, लेकिन उस समय मुझे वहाँ एक सन्यासी मिला। वो तुम्हें गांव के पहले ही छोड़कर वापस जाने लगा। उसने मुझे ये अभिमंत्रित सिक्का दिया और मुझसे कहा कि समय कठिन है और तुम्हें साथ रहना है। बताओ, समय कठिन से मतलब क्या हो सकता है? इतनी बारिश का होना, पुल टूट जाना, हमारी गाड़ी ख़राब हो जाना। मेरी मानो तो तुम उस कोठी के बारे में भूल जाओ, और वैसे भी तुम्हारी माँ भी नहीं चाहती थी कि तुम उस कोठी में जाओ। अर्चना ने चिराग को समझाया। यार तुम्हें कैसी बात कर रही हो? अगर बीच में कोई परेशानी हो गई इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मेरी किस्मत मुझे वहाँ जाने से रोक रही है। मैं तो इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। मुझे वापस घर भी जाना है। मुझे बस मेरी माँ की चिंता है। मुझे सारे काम भी निपटाने हैं क्योंकि मैं बार बार वहाँ नहीं जा सकता। तो 2 दिन में क्या वो कोठी बिक जाएगी? तुम कैसी अजीब बात कर रहे हो? 2 दिन में अचानक से खरीदने वाला कहाँ मिल जाएगा? तुम्हें हो क्या गया है? तुम मुझ पर इस तरह से हक कैसे जता रही हो यार? मेरा पर्सनल मैटर है वो। मैंने तुम्हें उसके बारे में बता दिया, डजंट मीन तुम मुझ पर अपना हुक्म चलाओगी। मुझे क्या करना है और क्या नहीं। चिराग अभिमंत्रित सिक्के को हाथ में लेते हुए बोला। और ये सिक्का, इन सन्यासी का काम सिर्फ दिमाग में वहम डालना होता है और कुछ भी नहीं। अर्चना को चिराग की बातें बुरी लगी और वो उस समय वहाँ से चली गई। वो भी मन ही मन सोचने लगी, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है मैं किसी का भला सोचूं। चिराग ने सूरज से, जिसके घर पर वो रुका था, कार से अपना सामान मंगवाया
सूरज रामचंद्रन, जो कि एक बुजुर्ग आदमी थे, अपने बेटे किशोर और पड़ोस के एक आदमी को लेकर उस पेड़ तक डर डर के पहुंचे और उस कार से चिराग का सामान लेकर आ गए। कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त थी और शायद जल्दी ठीक नहीं होने वाली थी। सारी बातें चिराग को परेशान कर रही थी कि अब वो वहाँ पर कैसे पहुँचेगा। शाम के समय चिराग अपने बैग में से उसी कोठी की फ़ोटो को निहारने लगा। उसी समय सूरज के पिता रामचंद्रन पीछे से एक काढ़ा लेकर आते हैं और चिराग के हाथ में वो फ़ोटो देखकर चौंक जाते हैं। रामचंद्रन के हाथों से काढ़े का कटोरा गिर जाता है और चिराग भी एकदम पीछे मुड़कर देखता है। बेटा ये सब? रामचंद्रन रुकते रुकते बोलते हैं और तभी चिराग जवाब देता है, हाँ अंकल, हाँ यही तो है हमारी पुश्तैनी कोठी। ये दाईं ओर मेरे दादाजी जयप्रकाश और उनके पीछे मेरे पिताजी। रामचंद्र वो फ़ोटो देखकर रोने लगते हैं। रामचंद्र की आंखों में आंसू देखकर चिराग उनसे पूछता है, अरे आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? ये हमारे बाबा थे, हमारे ही नहीं पूरे गांव के बाबा थे। क्या सच में तुम्हारे दादाजी हैं? हाँ, ये मेरे दादाजी हैं और ये मेरी कोठी है। चिराग के मुंह से ये सब सुनकर रामचंद्र चिराग को बड़े ही प्यार से देखने लगे और उसके सिर पर, उसके गालों पर हाथ फेरने लगे और फिर उसे सीने से लगा लिया। चिराग को समझ नहीं आया कि आखिर वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। बेटा तूने इस मनहूस कोठी की फ़ोटो अपने पास क्यों रखी है? मनहूस कोठी? ये कोठी मेरी है और उस मीरा नवाज का कोई वारिस नहीं है। इसे बेचने के लिए मैं मालशेज घाट जा रहा था और बीच रास्ते में ही ये सब हो गया। इसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। ये कैसे अनाप शनाप बात कर रहे हो बेटा तुम उस कोठी के बारे में कुछ नहीं पता क्या? रामचंद्र ने हैरानी से कहा, क्या नहीं पता? वो कोठी नहीं, भूत बंगला बन चुका है। आप कैसी बातें कर रहे हो? आज के ज़माने में इन बातों पर कौन मानता है? कुछ बातों पर हमें यकीन करना पड़ता है चिराग। दुनिया में भगवान जैसी अदृश्य शक्तियाँ हैं तो भूत प्रेत जैसी बुरी शक्तियाँ भी हैं। आप कौन है और आप उसके बारे में कैसे जानते हो? चिराग ने संशय भरी नज़रों से रामचंद्र से पूछा। बेटा मैं भी मीर नगरी गाँव में रहता था, जहाँ ये कोठी है, जहाँ के तुम्हारे दादाजी हैं। तुम्हारे दादाजी को सब बाबा कहते थे। गांव के पालनहार वही थे। जयप्रकाश जी ने हमेशा हर किसी का भला ही सोचा। अगर किसी ने उनके साथ बुरा भी किया तो उन्होंने उसका बदला भी अच्छे से किया और इसी वजह से उनके दुश्मन भी उनके प्यारे हो गए थे। लेकिन वो कहावत तो सुनी होगी ना, एक अंडा वो भी गंदा। बस यही कहानी थी तुम्हारे दादाजी जयप्रकाश की। उन्होंने ज़िंदगी में कभी हारना नहीं सीखा। उनके रास्ते में न जाने कितनी कठिनाइयाँ आईं, लेकिन सबका सामना उन्होंने डटकर किया। गांव का हर आदमी उनसे प्रेरित होकर खुद के बेटे को समझाता। मतलब क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं बताया आज तक? कैसा सच आप साफ साफ बताओ ना। कुछ देर रामचंद्र सोचते रहे और फिर उन्होंने जो बताया उसे सुनकर चिराग भी हैरान रह गया। मुझे अच्छे से याद है, आज से लगभग 72 साल पहले मालसेज घाट में बसा हुआ मीर गांव, जहाँ सिर्फ 4 या 5 घर हुआ करते थे, एक दिन एक बड़ी बस्ती में तब्दील हो गया। मेरा घर भी उन्हीं 4-5 घरों में से था। उस समय मेरी उम्र 15 साल थी जब मैंने जयप्रकाश बाबा को पहली बार देखा था। 20 साल के खट्टे खट्टे नौजवान थे वो जब यहाँ पर आए थे। इससे पहले मालसेज घाट के किसी बस्ती में रहते थे, लेकिन घर के क्लेश की वजह से उन्होंने अपनी बस्ती बदल दी थी। वो उच्च कुल के थे और कुल के जैसा ही उनका स्वभाव भी बहुत उच्च था। जब जयप्रकाश जी उस गांव में आए थे, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और 1 साल का बेटा भी था। गांव में कम घर की वजह से वहाँ सुविधाओं के सभी साधन मौजूद नहीं थे, इसीलिए पास के ही गांव खिलेश्वर गांव से सामान लाया जाता था। मीर नगरी गांव में रहने वाले 4-5 परिवार बहुत गरीब और नीची जाति के थे। मीर नगरी का दूसरी बस्ती से दूर होने का प्रमुख कारण नीची जाति का होना था। जयप्रकाश जी जब यहाँ आए तो इस बात से अनजान थे कि यहाँ नीची जाति के लोग हैं। वो इस बात से अनजान थे कि वो नीची जाति के लोगों के साथ रह रहे हैं। कुछ दिनों बाद वहाँ के लोगों को लगा कि जयप्रकाश जी को बता देना चाहिए कि यहाँ सभी परिवार नीची जाति के हैं और वो एक उच्च परिवार से हैं। जो उस समय जाति का भेदभाव बहुत अधिक था, इसीलिए जयप्रकाश से ये बात छुपाना लोगों ने मुनासिब नहीं समझा। और एक दिन शाम के समय मेरे पिताजी और कुछ अन्य लोग जयप्रकाश जी के पास गए। उस समय जयप्रकाश जी
अपना घर बनाने के लिए मिट्टी लगा रहे थे। मेरे पिताजी और कुछ अन्य लोगों ने जयप्रकाश जी को आवाज़ लगाकर अपने पास बुलाया। बेटा जयप्रकाश, इधर आओ, कुछ बात करनी है तुमसे, थोड़ी देर के लिए बाहर आओ। जयप्रकाश जी भी जल्दी से हाथ धोकर बाहर आ गए। मेरे पिताजी और अन्य आदमी बात करते हुए थोड़ा हिचकिचा रहे थे। जयप्रकाश जी उनकी हिचकिचाहट को समझते हुए बोले, अरे क्या हुआ बताइए तो, 5 मिनट से आप लोग एक दूसरे की शक्ल क्यों घूर रहे हैं। इतना कहकर जयप्रकाश जी हंसने लगे। बेटा हमें बताना था कि तुम गांव में गलत आए हो। गलत गांव साहब का क्या मतलब तुम ऊंची जाति के आदमी हो और ये गांव नीची जाति के लोगों का है, तो इसमें गलत क्या है। नीची जाति के लोग इंसान नहीं होते, वो खाना नहीं खाते या फिर उनके सर पे सींग होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी बस्ती का कुछ नियम कानून बना लिया हो कि आपके साथ कोई ऊंची जाति का नहीं रह सकता। नहीं बेटा, हम कौन होते हैं नियम कानून बनाने वाले, ये तो तुम ऊंची जाति के लोग ही बनाते हो, मैं तो नहीं बनाया। इस तरह की बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी आदमी दंग रह गए थे, क्योंकि जयप्रकाश जी को जरा भी फर्क नहीं पड़ा था कि वो हमारे साथ रहते हैं। देखिए चाचा जी, मैं इन बातों पर विश्वास तो करता ना हूँ। जहाँ मुझे प्यार मिले इंसान को वहीं रुक जाना चाहिए। जब मैं आया तभी मुझे पता लग गया था कि आप सभी नीची जाति के लोग हैं, लेकिन आपने मेरा स्वागत किसी बड़े जाति के लोगों से कम नहीं किया था। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी आपने सब चीज़ मुझे दी। अब इन सब बातों में उलझा नीचा क्या है। आप मेरे काम आए जब मैं अकेला था यहाँ पर, और आप लोगों की इस ईमानदारी ने मेरा दिल और खुश कर दिया। मैं तब जिंदगी भर यहीं आप लोगों के बीच ही रहना चाहूँगा। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद हर आदमी की आंखों से आंसू आ गए। उस दिन जयप्रकाश की वो बातें मेरे दिल में समा गई थी। सब कुछ अच्छा चलने लगा था। जयप्रकाश जी का चरित्र इतना अच्छा था कि वो जहाँ भी जाते वहीं रिश्ते बनाकर आ जाते। अन्य गांव के लोगों ने भी मीर नगरी गांव में प्रस्थान करना शुरू कर दिया था। यहाँ लोगों की कमी थी, जिस वजह से साधनों की पूर्ति नहीं हो पाती थी। सभी को दूसरी बस्ती जाना पड़ता था काम काज के लिए। लेकिन धीरे धीरे मीर नगरी गाँव में 4-5 की जगह 40-50 घर हो गए थे। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ने लगी वैसे वैसे गांव का विकास भी होता गया। इन सब की वजह थी सिर्फ जयप्रकाश जी। उनकी आदत, उनकी बोलचाल में वो जादू था जो कि किसी पराये को भी अपना बना ले। समय निकलता चला गया और मीर नगरी एक बड़ा गांव बनता चला गया। जयप्रकाश का बेटा सुकुमार भी बड़ा हो गया। सुकुमार अपने पिता का बिल्कुल उल्टा था। उसे हमेशा इस बात पर घमंड रहता कि उसके पिता इस गांव के सबसे बड़े आदमी हैं। पूरा गांव उसके पिता की बात मानता है, लेकिन उसने कभी अपने पिता जैसा बनने की कोशिश नहीं करी। जयप्रकाश हमेशा चाहते थे कि उनका इकलौता बेटा उनके बाद इस गांव का ख्याल रखे, लेकिन वो कभी भी सुकुमार में इस गुण को नहीं देख पाए। वक्त बीतता गया और पूरे गांव में खुशहाली थी। एक दिन सभी ने फैसला किया कि गांव के सभी लोग मिलकर जयप्रकाश जी को एक तोहफा देंगे। वो तोहफा एक बहुत बड़ी ज़मीन होगी। जब हम सब ने जयप्रकाश जी को ज़मीन के कागज़ पर साइन करने के लिए कहा तो मना करने लगे। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इस गांव में सबसे ऊंचा माना, मेरे लिए यही बहुत है। ज़मीन का मैं क्या करूँगा। हम जानते हैं जयप्रकाश बाबा, आपको इन सब चीज़ों का कोई लालच नहीं है, लेकिन अपने इस गांव को सारी सुविधाएं देने के चक्कर में आपके लिए तो हमने कभी कुछ करा ही नहीं। आज भी इस छोटे मिट्टी के घर में आप रहते हैं। आज भी इसी छोटे से मिट्टी के घर में जब आपसे कोई बाहर का मिलने आता है तो हम सबको दुख होता है कि हमारे गांव के मालिक एक छोटे घर में रहते हैं, तो वो लोग क्या सोचते होंगे। जयप्रकाश जी बहुत मना करते रहे, लेकिन उन्हें गांव वालों की जिद के आगे झुकना पड़ा। कुछ ही दिनों में वहां पर एक बहुत ही बड़ी कोठी का निर्माण कार्य शुरू हो गया। गांव के सभी लोग खुश थे कि अब हमारे बाबा जयप्रकाश राजा महाराजा की तरह रहेंगे। वो कोठी लगभग 8 साल में बनकर तैयार हो गई। एक शानदार कोठी जिसके अंदर सभी रहना चाहें। इस तरह की कोठी गांव वालों में से किसी भी इंसान ने नहीं देखी थी। जयप्रकाश और उनका परिवार वहां रहने लगा। कोठी का कुछ हिस्सा एक कार्यालय के रूप में बना दिया गया। उसी समय जयप्रकाश जी की मुलाकात सोमनाथ, तुम्हारे पिता से हुई। सोमनाथ भी एक शरणार्थी था। वो हालत का मारा हुआ था। वो 16 साल का एक अनाथ लड़का था और उसकी छोटी बहन थी। सोमनाथ जब मीर नगरी में आया तब उसने अपनी पहचान किसी को भी नहीं बताई कि वो कौन है। लेकिन जब जयप्रकाश जी को पता चला कि सोमनाथ उनके चचेरे भाई का ही बेटा है तो वो फूला न समाये। जयप्रकाश के चचेरे भाई ने उन्हें ज़मीन जायदाद से बेदखल करवा दिया था और उनकी सारी ज़मीन भी कब्जा कर लिया था। सब कुछ चले जाने के बाद जयप्रकाश जी मीर नगरी आए थे।
और अब जयप्रकाश जी ने सोमनाथ को अपने घर में जगह दे दी। बेटा, तुमने इतने दिन तक सच्चाई क्यों छुपाई? बाबा, मैं किस मुंह से ये कहता कि मैं उसका बेटा हूँ जिसने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया? छीना तो उसने था ना, तूने क्या करा? तू खुद को क्यों दोषी मान रहा है? तो अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों आ गया? मैं क्या बताऊँ, अब आप तो जानते ही हैं सबको अपने कर्म का फल इसी दुनिया में भोगना पड़ता है। वैसा ही मेरे पिता के साथ हुआ। आप तो यहाँ आ गए, लेकिन उधर हमारा सारा व्यापार डूबता चला गया। पापा को पीलिया हो गया और सब कुछ बेचकर उनका इलाज कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंत में वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी मौत पर हमारी बस्ती का एक भी आदमी ने कंधा देने नहीं आया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में यदि इंसान को कुछ कमाना है तो वो है इज्जत, मान सम्मान और प्यार, जो कि आपने कमाई। मैं बिंदिया को लेकर टूटी फूटी झोपड़ियों में रहता था, क्योंकि हमारी घर सब बिक गया था। उस दिन वहाँ रहने के बाद मैंने काम की तलाश करी, लेकिन मुझे किसी ने भी काम नहीं दिया। बस मुझसे एक ही बात कही जाती, तेरा बाप धोखेबाज था, लालची था। अगर आज हमने तेरे साथ भलाई करी तो तू हमें भलाई का बदला बुराई से ही देगा। मैं और बिंदिया दर दर की ठोकरी खाने को मजबूर हो गए। फिर हमें कहीं से पता चला कि आप मीर नगरी गाँव में हो। तब मेरे दिल में एक आस आई कि अगर मैं आपके गांव में शरणार्थी बनकर आ जाऊं तो आप कभी भी इस गांव से बाहर नहीं निकालोगे। लेकिन मुझे लगता था कि अगर आपको ये बात पता चली तो आप मुझे इस गांव से निकाल दोगे। बाबा, मैंने बचपन में आपको कभी नहीं देखा, सिर्फ अपने पिताजी के मुंह से सुनता था कि वो हमेशा आपकी बुराई करते थे। आपकी बुराइयां भी काफ़ी अच्छाइयों को लेकर होती थी। आज 16 साल में पहली बार आपको देखा तो मुझे लगा कि आप किसी भगवान से कम ना हो। सोमनाथ अपनी पूरी व्यथा दुख के साथ बता रहे थे। अरे बेटा, ये कैसी बात कर रहे हो? मैं तो सिर्फ लोगों की मदद करता हूँ, और हर इंसान को करनी चाहिए। मेरा चचेरा भाई अपनी शादी के बाद मुझसे अलग रहा और अपनी पत्नी और तुम्हें कभी मुझसे मिलवाने के लिए नहीं लाया, लेकिन आज मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। जयप्रकाश जी इस गांव के पिता के समान थे, इसीलिए पूरा गांव, चाहे जच्चा हो या बच्चा, सभी उन्हें प्यार से बाबा कहते थे। आजकल के ज़माने में जयप्रकाश बाबा जैसा बड़ा दिल लेकर कौन घूमता है। सोमनाथ से मिलने के बाद जयप्रकाश बहुत खुश रहने लगे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगा था कि सोमनाथ उनका सगा बेटा है। सोमनाथ उनके साथ हर जगह जाता। उन दोनों के साथ साथ रहने से जयप्रकाश का बेटा सुकुमार खुश नहीं था। गांव के सभी लोग सोमनाथ की तारीफ करते और जयप्रकाश जी का बेटा कहकर ही संबोधित करते थे। सोमनाथ और सुकुमार दोनों को ही कम उम्र में शादियां हो चुकी थी। सुकुमार की जलन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। साथ ही उसकी पत्नी भी सोमनाथ और उसकी पत्नी से बैर कर गई थी। सुकुमार की पत्नी चंद्रिका, जो कि बहुत तेज और चालाक औरत थी, वो हमेशा सुकुमार को उसके पिता के खिलाफ चढ़ाती रहती थी। एक दिन उसने अपने पति सुकुमार से इस कोठी को बिकवाने की बात कही और शहर जाने की जिद करी। सुकुमार के दिमाग में भी ये बात अच्छी तरह बैठ गई थी। सुकुमार अच्छे से जानता था कि वह यहाँ के लोगों को दिल में अपनी जगह नहीं बना पाया है, इसलिए वो यहाँ के लोगों से खुश भी नहीं है। सुकुमार और उसकी पत्नी शहर जाकर अलग जिंदगी शुरू करना चाहते थे। इस बारे में जब जयप्रकाश को पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस गांव में बिताने सोची थी। इस बात को लेकर आए दिन इनके घर में बहस होती। सोमनाथ जी हमेशा जयप्रकाश की तरफ से बोलते थे और ये बात सुकुमार और उसकी पत्नी से बहुत खलती थी। सुकुमार अपने पिता से दुखी रहने लगा था, क्योंकि वो अपने पिता का इकलौता बेटा था, लेकिन उसके पिता उसकी खुशी के लिए कोठी बेचने से मना कर रहे थे। उसने कोठी बिना बेचे ही शहर जाने का फैसला किया। उसे लगा कि शायद उसके पिता भावनाओं में आकर अपनी कोठी को बेचकर उसके साथ रहने चल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुकुमार और उसकी पत्नी शहर आ गए। जयप्रकाश ने उन्हें रोका भी नहीं। 4-5 साल बीत गए। सुकुमार इस बीच कभी अपने पिता से मिलने नहीं आया था, लेकिन एक दिन अचानक वो एक बड़ी सी कार में बैठकर आ गया। उसके साथ उसकी पत्नी चंद्रिका और 2 साल की बेटी भी थी। जयप्रकाश ने इतने दिनों बाद सुकुमार को देखा तो काफ़ी खुश हो गए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि सुकुमार यहाँ किस मकसद से आया था। इतने सालों बाद सुकुमार जब लौटा तो उसका बर्ताव अपने पिता के लिए बिल्कुल बदला हुआ था और वो अपने पिता की पहले से कहीं ज़्यादा इज्जत करता था। एक दिन अचानक ही शहर से कुछ लोग गांव में आ गए और वो ऑफिसर्स थे। वो कोठी की नाप तोल करने लगे। उस समय जयप्रकाश जी वहाँ नहीं थे। सुकुमार ने उन्हें कुछ पैसे देकर दूसरे गांव लोगों की सेवा करने के लिए भेज दिया था और वो 2 दिन बाद आने वाले थे। गांव के आदमी ने जब सुकुमार से पूछा कि ये लोग कौन है और क्या कर रहे हैं, तो उस आदमी का कोई जवाब नहीं दिया गया।
लेकिन थोड़ी देर बाद गांव के एक अन्य आदमी ने सुकुमार और अफसर की बातों को सुन लिया कि वो यहाँ पर कोठी बेचने आए थे। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि सुकुमार अपने पिता के पीछे इस कोठी को बेचने का काम कर रहा है। सोमनाथ को जब पता चला तो वो अपने भाई पर गुस्सा करने लगा। सुकुमार को सोमनाथ का गुस्सा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने हाथापाई शुरू कर दी। सोमनाथ बुरी तरीके से जख्मी हो गया। उसे कोई भी बचाने वाला नहीं था। सोमनाथ की पत्नी उस समय 3 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। उसने सोमनाथ को बचाने की कोशिश करी, लेकिन उसे भी काफ़ी चोट आ गई। तब शहर से आए हुए एक ऑफिसर ने ये सब देखा तो उसने सुकुमार को रोका, लेकिन सुकुमार पर तो उसे मारने का भूत सवार था। बड़ी मुश्किल से उस पर काबू पाया गया। थोड़ी देर में गांव तक ये खबर पहुंची और सोमनाथ और उसकी पत्नी को हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहां पता चला कि सोमनाथ की पत्नी के पेट में पल रहा बच्चा अब मर गया था और सोमनाथ की हालत भी खराब थी। शरीर से बहुत खून निकल चुका था। इस स्थिति में डॉक्टर को बहुत खून की आवश्यकता थी, जिसके लिए सभी गांव वाले आगे आए और हर कोई कहता, आप हमारा खून लीजिए और सोमनाथ को बचा लीजिए। ये देखकर सुकुमार और उसकी पत्नी बुरी तरीके से चिढ़ गए थे। गांव का ही एक आदमी जाकर जयप्रकाश को जल्दी ही दूसरे गांव से ले आया। जयप्रकाश ने सुकुमार से कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो इस हद तक गुजर जाएगा। सोमनाथ से मिलकर वो सीधे अपने बेटे सुकुमार से मिलने गए और कोठी में जाते ही उन्होंने सुकुमार को मारना शुरू कर दिया। वहाँ पहले से ही शहर के वो अफसर मौजूद थे, जिनके हाथ में उस कोठी के बिकने के सारे कागजात मौजूद थे। उन अफसरों को देखकर जयप्रकाश ने अपना हाथ रोक लिया और उनसे कहा कि यहाँ किस काम से आए हैं। जयप्रकाश को जब सारी बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने अफसर के हाथ से वो कागज़ लेकर फाड़ दिए। इस कोठी का मालिक मैं हूँ और यह पूरा गांव, इसे कोई नहीं बेच सकता। लेकिन आप हो कौन? मैं कौन हूँ? जिस ज़मीन पर तुम खड़े हो मैं यहाँ का मालिक हूँ, जयप्रकाश। आप जयप्रकाश है, लेकिन आप तो मर चुके हैं ना? एक आदमी सुकुमार की ओर देखता हुआ बोला। आपने जो कागज़ फाड़े हैं उनमें से एक आपका डेथ सर्टिफिकेट भी है, आप देख सकते हो, एक दूसरा ऑफिसर बोला। इस बात को सुनकर जयप्रकाश हैरान रह गया। आखिर क्या हो रहा था जयप्रकाश के साथ और क्या आगे होने वाला था, क्या हुआ था उस कोठी के साथ, ये जानने को मिलेगा आपको इस कहानी के अगले भाग में। अब तक की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन फील हो और मैं आपके लिए इस कहानी के आगे के पार्ट बहुत जल्दी लाऊं। मैं अभिषेक मिलता हूं आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय।